देखो, हम लोगों की जो मार्किंग है वो 12.9.5 इस वाले सेक्शन से शुरू होगी। ठीक है। और बस 3 ही सेक्शन है, उसके बाद ये कार्बोक्सिलिक एसिड की मार्किंग ख़त्म हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है कैन यू टेल। वैसे तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे नहीं जाएंगे, बट इनके बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ पूछ रहा है ना, तो क्यों छोड़ देना। बोल रहा है व्हाट इज़ द टर्म यूज फॉर एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। देखो, हम लोगों ने पॉलीमर चैप्टर भी पढ़ा है। हमें देखा है कि ऐसी कई रिएक्शंस होती हैं जिन रिएक्शंस के दौरान जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनमें आपस में उनमें से कोई एक छोटा सा मॉलिक्यूल रिएक्शन में एलिमिनेट होता है, बाहर जाता है। जैसे कई बार मैंने तुम्हें ट्रिक्स वगैरह बताई है ना, एक तरफ से H निकालो, एक तरफ से Cl निकालो, HCl निकल गया। एक बार मैंने ट्रिक बताई है, एक तरफ से H निकालो, एक तरफ से OH निकालो, H2O निकल गया। एक तरफ से NH निकालो, एक तरफ से H2 निकालो, NH3 निकल गया। तो वैसे ही पूछ रहा है कि अगर वाटर मॉलिक्यूल यानी कि H2O अगर आप एलिमिनेट करते हैं तो कौन सा टर्म आप इस्तेमाल करेंगे। तो उसे क्या कहा जाता है, अगर वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हो रहा है तो उसे कहा जाता है डिहाइड्रेशन। ठीक है। ये वैसे ही यहाँ पर भी देखो एक और टर्म है कैन यू रिकॉल। इस कैन यू रिकॉल वाले टर्म के पास आ जाओ। इसमें देखो ये क्या पूछ रहा है, विच मॉलिक्यूल इज एलिमिनेटेड इन अ डी कार्बो ऑक्सीलेशन। जैसे डिहाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर का निकलना, तो डी कार्बो ऑक्सीलेशन का मतलब होता है CO2 का निकलना। तो विच मॉलिक्यूल इज एलिमिनेटेड, तो यहाँ पे लिख लेना CO2। अब देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस मुझे तो नहीं लगता, और मैंने इससे पहले तुम्हें दिखाया भी है कि इस टेक्स्ट बुक के सामने जो एक गाइडलाइंस है टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, उसमें ऐसा लिखा है। चलो मैं दिखाई देती हूँ तुमको वो गाइडलाइंस कहाँ पर है, लेकिन काफ़ी पीछे आना पड़ जाएगा यार वापस से। जान दो, वक्त है अपने पास, थोड़ी सी मार्किंग बाकी है इस चैप्टर की हमारी। किधर है, ये देखो। डू नॉट यूज़ द कंटेंट ऑफ द बॉक्सेस टाइटल डू यू नो फॉर इवोल्यूशन, है ना। बराबर, डू यू नो को आप यूज़ नहीं कर सकते इवैल्यूएशन पर्पज़ के लिए, ऐसा साफ साफ लिखा है। लेकिन ऐसा नहीं लिखा है, देखो, इनवाइट स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन बाय मेकिंग यूज ऑफ द बॉक्सेस लाइक कैन यू रिकॉल, डू यू नो। तो उसमें उसने स्पेसिफाई किया है कि डू यू नो को आप यूज़ नहीं करेंगे एग्ज़ाम के लिए, लेकिन ऐसा उसने नहीं कहा है कि कैन यू रिकॉल को आप यूज़ नहीं कर सकते। तो कैन यू रिकॉल, कैन यू टेल दिस, इस टाइप की जो चीज़ें हैं आप एक्सपेक्ट करिए कि पेपर में आ सकती है। ठीक है, अलग से क्वेश्चन के फॉर्म में। तो अगर कभी कोई टेक्स्ट बुक में आपको ऐसा कोई बॉक्स वाला पार्ट दिखे तो उसको छोड़ना मत, उसको अपने साथ लिख लेना। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब आगे क्या बोला जा रहा है वहाँ पे कि ये 2 क्वेश्चन हो गए जो मैंने बताया, एक बताया मैंने डिहाइड्रेशन का और एक बताया मैंने डीकार्बोक्सिलेशन का। डन। ठीक है, पहले रुको, हमारी मार्किंग जहाँ तक है हम वहाँ पहुँच जाते हैं। हाँ, तो इन दोनों क्वेश्चंस को अपने नोट्स में लिख लेना। ये बना लो अपना क्वेश्चन नंबर 2 और इसको बना लो अपना क्वेश्चन नंबर 1। और भी कोई है क्या? नहीं, और नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी वो बोल रहा है कि अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना पड़े तो आप एसिटिक एनहाइड्राइड की मदद से कैसे बनाएंगे। तो देखो, पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है, राइट। लेकिन अभी हमको ये नहीं बताना है कि एसिटिक एनहाइड्राइड से हम कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाएंगे। अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड किसके साथ कैसी कैसी रिएक्शन देता है और उस रिएक्शन की वजह से क्या क्या प्रोडक्ट बनता है, हम ये पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे क्या लिखी है कि अगर आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स है कार्बोक्सिलिक एसिड के, सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, जैसे कि RC डबल बॉन्ड OH, RC डबल बॉन्ड OH, ये दोनों सेम है। हो सकता है यहाँ पे एक R मतलब कार्बन की चेन, हो सकता है यहाँ पे CH3 हो सकता है यहाँ पे C2H5 हो। तो इट कैन बी सेम और इट कैन नॉट बी सेम, वो तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में। बट खैर, इसे करते कैसे हैं, अगर आप इसमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स डालोगे जैसे कि P2O5 या फिर कॉमा कंसनट्रेटेड H2SO4। डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स का मतलब होता है जो पानी रिमूव करने में हेल्प इन रिमूविंग वाटर।
जो पानी को रिमूव करने में, H2O को रिमूव करने में जो हेल्प करता है उसको हम लोग कहते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स। तो अगर आप इस टाइप की चीज़ में डिहाइड्रेटिंग एजेंट यानी कि P2O5 डालोगे या कंसनट्रेटेड H2SO4 डालोगे तो पानी निकल जाएगा। यहाँ जो ये प्लस H2O है ये एरर है, माइनस ऑफ H2O रहेगा। अच्छा खैर, इससे क्या पता चल, यहाँ पे माइनस ऑफ H2O रहेगा और यहाँ पे प्लस ऑफ H2O रहेगा। तो इसमें आपको एलिमिनेट कैसे करना है, कुछ नहीं, ये देखो H2O ऊपर वाले से एक H निकाल लिया और नीचे वाले से एक OH निकाल लिया, हो गया। आप ऐसा भी कर सकते हो कि नीचे वाले से H निकालो और ऊपर वाले से OH निकालो। एट द एंड हमको पूरा का पूरा H2O बाहर निकालना है, चाहे तुम कैसे भी रिमूव करो फिर उसको, वो तुम्हारी चॉइस है, ठीक है। अब जो बच गया, देखो क्या क्या बच गया, काउंट करते हैं। देखो R बच गया, C बच गया, डबल बॉन्ड O बच गया, इधर एक सिंगल बॉन्ड O बच गया। अब O के बाजू में जो H था वो तो नहीं हटा दिए। अच्छा, फिर नीचे वाले में से देखो क्या बच गया, नीचे वाले में से R बच गया, C बच गया, डबल बॉन्ड O बच गया। अब इसके बाजू में जो था आप लोगों का OH वो भी आपने हटा दिया। अब जो बचा हुआ पार्ट है, ये जो पूरा का पूरा आपका बचा हुआ पार्ट है, ये बचा हुआ पार्ट आपस में खुद को ज्वाइन कर लेता है और ऐसा ही देखो हुआ है। ये रहा R, ये देखो R से C, C से डबल बॉन्ड O और C से सिंगल O, R से C, C से डबल बॉन्ड O, C से सिंगल O, फिर नीचे R से C, C से डबल बॉन्ड O, R से C, C से डबल बॉन्ड O। लेकिन इसका ये OH तो चला गया, इस O के बाजू वाले का H चला गया। अब दोनों हवा में ऐसे ही नहीं लटकते रहते हैं, एक्चुअली वो जो O रहता है, ये जो O रहता है, ये वाला O, ये O इन दोनों के बीच में इस तरीके से कॉमन वॉल के जैसे जुड़ जाता है और इसी पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का एनहाइड्राइड कहते हैं, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, एनहाइड्राइड कहते हैं। और उसमें ये भी बताया गया है, इस एरो को देखकर ही समझ में आ रहा है, 11th क्लास में केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़े थे ना, तो ये वाली एरो हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। तो ये जो रिएक्शन है आप लोगों की रिवर्सिबल है, यानी कि एसिड में अगर आपने डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाला तो एनहाइड्राइड बनेगा, और अगर एनहाइड्राइड बन गया उसमें पानी डाला तो वापस से आपको एसिड मिल जाएगा। तो यानी कि कितना अच्छा है, एसिड से एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड से एसिड, एसिड से एनहाइड्राइड जाना है तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट डालो, एनहाइड्राइड से वापस एसिड बनाना है तो पानी डाल दो, दोनों तरीके यहाँ पे पॉसिबल हैं। अच्छा, उसके बाद नीचे देखो एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है कि अगर आप चाहते हो कि जो एनहाइड्राइड आपको इस रिएक्शन के द्वारा मिल रहा है इसकी ईल्ड बेटर हो, ईल्ड मतलब क्वांटिटी, ज़्यादा क्वांटिटी में ये बने, तो आप क्या करो, इस रिएक्शन के दौरान आप सोडियम कार्बो ऑक्सीलेट को एसाइल क्लोराइड के साथ हीट करो। मतलब आप डायरेक्ट एसिड लेकर उसमें P2O5 मत डालो, आप एसिड को पहले कन्वर्ट करो सोडियम कार्बो ऑक्सीलेट में। मतलब जो एसिड के पास का H है वहाँ पे आपका Na इंट्रोड्यूस होना चाहिए और असाइल क्लोराइड के साथ आप उसको हीट करो, तब आपका जो एसिड एनहाइड्राइड बनेगा इसकी ईल्ड बहुत बेटर रहेगी और इस केस में बाई प्रोडक्ट रहेगा NaCl। तो आपको टोटल एनहाइड्राइड बनाने के यहाँ दो तरीके दिए हैं, एक तो डायरेक्टली दिया है और दूसरा तरीका आपको दिया है वाया किसके, ये सोडियम कार्बोक्सिलेट के। तो इस पर्टिकुलर पैराग्राफ से किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है अपन लोग उस पर भी बातचीत कर लेते हैं। अब देखो इसमें क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जाएगा कि हाउ विल यू ऑब्टेन बेटर ईल्ड ऑफ, ठीक है, एसिड एनहाइड्राइड। आप एसिड एनहाइड्राइड की बेटर ईल्ड कैसे मिलेगी, तो इसका आपको आंसर देना है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये से लेकर ये पूरा का पूरा ये इसका आंसर होगा, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कैसा आएगा, ये आ जाएगा हाउ विल यू ऑब्टेन, बेटर ईल्ड छोड़ दो, डायरेक्ट आएगा हाउ विल यू ऑब्टेन के बाद आएगा एसिड एनहाइड्राइड, ये इस तरीके से। अब अगर यहाँ पूछ लिया कैसे, तो हो सकता है लिख कर दे फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर ऐसा लिख कर दे रहा है तो बहुत अच्छी बात, आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। और अगर ऐसा नहीं भी लिख के दे रहा है तो क्वेश्चन सिर्फ इतना आ सकता है हाउ विल यू ऑब्टेन एसिड एनहाइड्राइड, तो आपको समझना पड़ेगा कि ज़रूर वहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड ही यूज़ किया गया होगा। तो इसका आंसर मार्किंग कैसे होगी,
ये होगी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग विद स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, एग्जाम्पल P2O5 कंसनट्रेटेड H2SO4 गिव एसिड एनहाइड्राइड। ये पॉइंट नंबर 1। दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 में ये रिएक्शन और आपका आंसर खत्म, डन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस टॉपिक से ये पूछा जा सकता है, गिव एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स। मैं शॉर्ट फॉर्म में SDA लिख रही हूँ, बट तुम्हें पूरा का पूरा आंसर लिखना है। अब देखो और भी होते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स, बट यहाँ पे क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया गया है स्ट्रॉन्ग, तो आप याद रखेंगे P2O5 एंड कंसनट्रेटेड H2SO4। तो इस तरीके से 12.9.5 वाले सेक्शन की मार्किंग ख़त्म होती है। ठीक है, और बाकी ये वाला आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या है, इसको आप इग्नोर करें। अच्छा, अब ये चीज़ क्या है मैं बता ज़रूर देती हूँ। जैसे मैंने क्या कहा, अगर आपको बेटर यील्ड चाहिए एसिड एनहाइड्राइड की, तो आप डायरेक्टली एसिड को मत यूज़ करिए। एसिड क्या होता है, RCOOH। अब बेटर यील्ड चाहिए तो आप यूज़ करिए RCOONA, मतलब H को रिप्लेस करके लेकर आओ Na, अगर आपको बेटर यील्ड चाहिए तो एक्चुअल में ये पूरी स्टेप बताई है, ये स्टेप बताइए, ये स्टेप है। ठीक है, कि किस चीज़ की स्टेप है, स्टेप टू कन्वर्ट। अगर आप लोगों को RCOOH को कन्वर्ट करना है RCOONA में, तो ये उसकी स्टेप है। कैसे बता रहा है कि पहले आप SOCl2 डालो। याद करो, हमने कुछ दिनों पहले या प्रीवियस मार्किंग में SOCl2 डालना सीखा था। देखो ऊपर कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, ये रहा। क्या मैंने बताया था, कुछ मत करो, OH को हटाओ और वहाँ पे Cl इंट्रोड्यूस करवाओ। बल्कि इसको तो बेस्ट मेथड कहा जाता था, क्योंकि इसमें जो भी बाय प्रोडक्ट निकलते थे वो सब गैसियस फॉर्म में चले जाते थे। तो यहाँ पे भी यही होगा। देखो ये OH हटेगा, ये देखो Cl आ गया, बट हमको तो Na चाहिए। फिर क्या करें, फिर आगे क्या करें, आप वही जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसमें आपने क्या डाला, NaOH डाला। तो देखो ये क्या है, एसिड, NaOH क्या है, बेस। तो एसिड और बेस के बीच में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। यहाँ से OH गया, यहाँ से H गया, H2O एलिमिनेट हो गया, RCOO निगेटिव बचेगा और Na के ऊपर पॉजिटिव बचेगा। ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे और ये दोनों साथ साथ रहेंगे। फिर जब आप इन दोनों को हीट करोगे तो जाके आपको क्या मिलेगा, एनहाइड्राइड। यही चीज़ उसने यहाँ पर आपको शॉर्ट फॉर्म में बोल दी थी कि आप एसाइल क्लोराइड का मिक्सचर यूज़ करिए और सोडियम कार्बोक्सिलेट का मिक्सचर यूज़ करिए। तो इसका ये मतलब नहीं कि सोडियम कार्बोक्सिलेट अलग से डब्बे में आता है उसको ले आए और अलग से एसाइल क्लोराइड को ले आए और डाल के बना दिया एनहाइड्राइड। आपको आपके एसिड को ही कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, आपको अपने एसिड को ही कन्वर्ट करना पड़ता है, किसमें, आप लोगों के एसाइल क्लोराइड में और सोडियम कार्बोक्सिलेट में। एक एसिड का मॉलिक्यूल SOCl2 डालने से एसाइल क्लोराइड में कन्वर्ट हो रहा है और दूसरा वाला डालने से वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, आपके कार्बोक्सिलेट। नेक्स्ट वाला जो सेक्शन है 12.9.6, ये डी कार्बोक्सिलेशन है। देखो DE जो D होता है इसका मतलब होता है रिमूव करना, और कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है CO2 को रिमूव करना। ठीक है, किसको रिमूव करना, CO2 को। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसको हम लोग यूजुअली स्टेप डाउन रिएक्शन कहते हैं। इसको कौन सी रिएक्शन कहते हैं केमिस्ट्री में, स्टेप डाउन। देखो रिएक्शन 3 प्रकार की होती है, एक होती है स्टेप अप, एक होती है स्टेप डाउन और एक होती है कुछ नहीं। जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन में जो मेरे पास रिएक्टेंट, अगर मेरे पास जो मेरा रिएक्टेंट है उस रिएक्टेंट के पास 5 कार्बन है, जो प्रोडक्ट बना उस प्रोडक्ट के पास ही मान लो 5 कार्बन है, तो उस रिएक्शन को हम कुछ नहीं कहेंगे। मतलब पहले भी 5 था, बाद में भी 5 है। बट रिएक्टेंट के पास अगर 5 कार्बन है और प्रोडक्ट के पास अगर 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, मतलब ज़्यादा हो गया बेसिकली, तो उसे हम लोग कहते हैं स्टेप अप रिएक्शंस। लेकिन अगर रिएक्टेंट के पास 5 कार्बन है और प्रोडक्ट के पास उससे कम हो गया, 4 कार्बन, 3 कार्बन, एक्सेट्रा, तो उसे कहते हैं स्टेप डाउन रिएक्शन। तो ये जो डी कार्बोक्सिलिक एसिड से जब हम लोग CO2 निकालते हैं, जब उसका डी कार्बोक्सिलेशन करते हैं, तो ये बेसिकली एक स्टेप डाउन रिएक्शन है। इसमें
एक कार्बन एटम कम हो जाता है। देखो मैंने बताया ना कि स्टेप डाउन का मतलब क्या है, यहाँ बुक में भी लिख कर दिया है उसने कि जो रिएक्टेंट है अगर उसके पास मान लेते हैं 5 कार्बन होंगे तो प्रोडक्ट के पास 4 होंगे। ठीक है, प्रोडक्ट के पास क्या होंगे, 4 होंगे। ठीक है, जैसे अगर मान लेते हैं मैंने कहा कि मेरे प्रोडक्ट के पास 4 कार्बन है तो एसिड कितने कार्बन का रहा होगा, एसिड 4 कार्बन का नहीं रहा होगा, एसिड 5 कार्बन वाला रहा होगा। क्यों, क्योंकि एक कार्बन तो कम होता है ना, ये डीकार्बोक्सिलेशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इससे थेरी वाला क्वेश्चन तो देखो बहुत मिनिमम फ्रेम होगा। जो चीज़ यहाँ से फ्रेम की जा सकती है वो ये होगी कि भैया आप हमको इसका लिख कर बताइए, मतलब इसमें ये डाला तो क्या बनेगा, उसमें वो डाला तो क्या बनेगा, इस टाइप का। ठीक है, बट फिर भी अगर इसका एक थेरी क्वेश्चन क्रिएट करना है तो थेरी क्वेश्चन इसका इस तरीके से क्रिएट होगा कि हाउ डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड अकर्स, किस तरीके से वो होता है, ये आ जाएगा आप लोगों के पास। डन। तो इसमें हम लिखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा अपना आंसर। लेकिन फिर भी मैं एक बार देखो समझा देती हूँ कि डीकार्बोक्सिलेशन करने के लिए क्या क्या केमिकल्स चाहिए होते हैं, किन किन चीज़ों से डीकार्बोक्सिलेशन होता है। एक होता है CaO, एक होता है NaOH और तीसरी होती है हीटिंग। इन तीनों को अगर आप मिलाते हैं और अगर आप क्या यूज़ करते हैं, एसिड, आप एसिड भी यूज़ करते सकते हैं या फिर एसिड का सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं, तो होगा क्या, आपको क्या करना है, बाई प्रोडक्ट बनाना है Na2CO3। आपको बाई प्रोडक्ट क्या बनाना है, Na2CO3। और आपका प्रोडक्ट देखो क्या बनेगा, ये देखो यहाँ पे जो एसिड होता है RCOOH, तो आप मैंने क्या बोला, डीकार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 हट गया, आप इसको हटा दो। अब अगर इसको हटा दोगे तो क्या बचेगा, R यानी कि कार्बन की चेन बचेगी। तो उस कार्बन की चेन के पास एक हाइड्रोजन जोड़ दो, बन गया आंसर। जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ लिखा है CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। अगर आपने ये सारे क्या डाल दिए, यहाँ पे रिएजेंट डाल दिए डीकार्बोक्सिलेशन करने के लिए, तो क्या होगा, आप इस CO2 को हटा दीजिए बिल्कुल, और यहाँ पे CH3 के साथ आप क्या लगा दीजिए, एक H लगा दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा आप लोगों का CH4। यानी कि बेसिकली हो ये रहा है कि जो आपका एसिड है वो कन्वर्ट हो रहा है किस में, अल्केन में कन्वर्ट हो रहा है, या फिर मैं ये कहूँ हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो रहा है। तो डीकार्बोक्सिलेशन सोचते बराबर तुम्हारे दिमाग में चमकना चाहिए कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एसिड को हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट किया जा रहा है। ठीक है, उसका COO वाला जो H वाला पार्ट है वो पूरा हट जाता है, CO2 हट जाता है और सिर्फ एसिड के R और H बचता है, खत्म। तो कई बार कैसा होगा, आपको राइट साइड में एक हाइड्रोकार्बन दे देगा और पूछेगा कि बताओ लेफ्ट साइड में कौन सा एसिड रहा होगा जिसकी वजह से ये रिएक्शन हुई। तो आपको ये देखना है कि अच्छा यहाँ पे NaOH है, यहाँ पे CaO है, तो ज़रूर ये डीकार्बोक्सिलेशन है। अगर डीकार्बोक्सिलेशन है मतलब प्रोडक्ट में जो भी चीज़ आपको दी है वो एक कम है, तो रिएक्टेंट में ज़रूर क्या होगी, एक ज़्यादा होगी। तो अगर मान लेते हैं मैं क्वेश्चन करके दिखाती हूँ, रुको एक, जिसके वाया ये समझेगा। मान लेते हैं क्वेश्चन ऐसा है कि आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पे आपने NaOH है, यहाँ पे CaO है, यहाँ पे हीट है, और बोल रहा है आपके पास ये प्रोडक्ट है, रुको ये प्रोडक्ट है। अब बोल रहा है कि बताइए यहाँ पर आपने क्या लिया होगा कि आपको ये प्रोडक्ट मिला। तो आपको ये देखकर आइडेंटिफाई करना है, ये आपको याद होना चाहिए कि अच्छा ये तो डीकार्बोक्सिलेशन के रिएजेंट है। अगर ये डीकार्बोक्सिलेशन के रिएजेंट हैं, इसका मतलब जो प्रोडक्ट मिलता है वो एक कार्बन कम का होता है और उसमें COOH भी नहीं होता है। तो इसका मतलब जब मुझे लेफ़्ट साइड की चीज़ लिखने को दी जा रही है तो लेफ़्ट साइड की चीज़ को मैं कैसा लिख दूँ, इस तरीके से लिख दूँ। मतलब CH3 जो आपको दिख रहा है, आखिरी में आपको जो चीज़ दिख रही है उस आखिरी वाली चीज़ का एक हाइड्रोजन कम कर देना और COOH लगा देना, यानी कि ये रहा होगा A। इस टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे। बल्कि इसको तो अपनी नोट्स कॉपी में एज अ क्वेश्चन ही तुम इंक्लूड कर लो। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को डेफिनेटली मिलेंगे। ठीक है, ये थ्योरी इसमें आप मान के चलो ना के बराबर है, इसी टाइप के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट किया जा सकता है कि व्हाट आर द रिएजेंट्स
व्हाट आर द रीएजेंट्स ऑफ डीकार्बोऑक्सिलेशन, ठीक है, ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपको बताना है मिक्सचर ऑफ NaOH एंड CaO along with heating are the reagents of decarboxylation of carboxylic acid। क्वेश्चन MCQ में पूछा जा सकता है कि इसका बाई प्रोडक्ट क्या है, तो इस चीज को अपने नोट्स में लिख लेना। इन decarboxylation of carboxylic acid बाई प्रोडक्ट इज Na2CO3। नेक्स्ट में आते हैं 12.9.7 में। जिस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन किया, इसका करेंगे रिडक्शन। जो तुमने चैप्टर पढ़ा था अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स, इसमें भी देखो हमने ऑक्सीडेशन पढ़ा था, इसमें भी हमने रिडक्शन पढ़ा था कि अगर एक 1 डिग्री अल्कोहल है, उसका अगर आपने ऑक्सीडाइज किया तो अल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, है ना, और ऑक्सीडाइज किया तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। याद आ रहा है? याद आ रहा है? ये मैंने चीज़ आपको अल्कोहल फिनॉल वाले चैप्टर में भी पढ़ाई है, अल्डिहाइड एंड कीटोन में भी पढ़ाई है। इसको थोड़ा सा याद रखें अलग से बॉक्स बनाकर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। 1 डिग्री अल्कोहल अगर ऑक्सीडाइज होता है, ओ मतलब ऑक्सीडाइज, तो अल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। अगर आप उसको और ऑक्सीडाइज करते हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। 2 डिग्री अल्कोहल है, अगर आप उसको ऑक्सीडाइज करते हो तो कीटोन में कन्वर्ट होता है। कीटोन नॉर्मल तरीके से तो देखो ऑक्सीडेशन शो करता नहीं है, ठीक है, नॉर्मल तरीके से तो कीटोन ऑक्सीडेशन शो नहीं करता। ये मैं 50 बार बता चुकी हूँ। अगर आप नॉर्मल कंडीशंस आप इसको देंगे तो नॉर्मल कंडीशंस में ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा। अगर आप थोड़ी एबनॉर्मल कंडीशंस देंगे, जैसे कि हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये भी ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। फिर होता है 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल तो ऑक्सीडाइज ही नहीं होता। ये चार्ट है जो आपको रटा हुआ होना चाहिए। जिस तरीके से हम अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर करके एसिड तक ले गए, तो ऑक्सीडाइज करके एसिड तक पहुंचे ना। ऑक्सीडेशन का अपोजिट क्या होता है? रिडक्शन। ये तो सब जानते हैं, ऑक्सीडेशन का अपोजिट क्या होता है? रिडक्शन। तो अगर ऑक्सीडाइज कर करके कार्बोक्सिलिक एसिड तक पहुंचे हो, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर तुम्हें वापस अल्डिहाइड आना है तो क्या करोगे? रिडक्शन करोगे। अल्डिहाइड से वापस अल्कोहल में आना है तो क्या करोगे? रिडक्शन करोगे। ये इस तरीके से, ठीक है। तो इसीलिए अभी जो तुम्हारा ये वाला जो पार्ट है कि मैडम कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन, कई लोगों का क्वेश्चन आता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑक्सीडेशन क्यों नहीं किया, क्योंकि वो उसकी मैक्सिमम लिमिट है भाई, वो उससे ज़्यादा ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। हर चीज़ की एक लिमिट होती है, एक एलिमेंट की तक लिमिट होती है कि वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करेगा, इसके बियॉन्ड वो नहीं शो कर सकता। तो वैसे ही ये कार्बोक्सिलिक एसिड की लिमिट है कि भैया मैं मैक्सिमम ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड तक पहुंच सकता हूँ, उसके बियॉन्ड नहीं। तो अब अगर तुम्हें उसका कुछ करना है तो तुम उसका रिडक्शन कर सकते हो, उसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं कर सकते। तो अब तुम खुद सोचो, अगर मैंने इस चार्ट को देखा, जो मैंने चार्ट अभी लिख कर दिया था ना तुमको, कहाँ गया है वो चार्ट? कहाँ गया? यहीं तो लिखा था कहीं, हाँ। इस चार्ट को देखो, अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड में माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट डालूंगी, कमजोर, ठीक ठीक, तो ऐसे में वो कार्बोक्सिलिक एसिड को लाकर छोड़ेगा अल्डिहाइड पे कि जा अल्डिहाइड बन जा। अगर मैं उस अल्डिहाइड बनने के बाद फिर से थोड़ा सा रिड्यूसिंग एजेंट डालूंगी तो वो अल्डिहाइड उसको कन्वर्ट कर देगा 1 डिग्री अल्कोहल में। यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड से आप ट्रेन में जैसे ट्रैवल करते हो, बीच में स्टेशंस होते हैं, तो वैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर आप एक रिडक्शन करोगे तो आपका पहला स्टेशन पड़ेगा अल्डिहाइड, फिर दूसरा स्टेशन पड़ेगा आखिरी वाला आपका 1 डिग्री अल्कोहल, अगर आपने माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ किया तो। लेकिन अगर तुम्हें बीच का वो स्टेशन अल्डिहाइड नहीं चाहिए, तुम चाहते हो कि डायरेक्टली मैं कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल में चले जाऊं, वो भी 1 डिग्री, तो आपको यूज़ करना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जो बीच की स्टेप को स्किप कर जाए। तो ऐसे में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हम रिड्यूस कर सकते हैं प्राइमरी अल्कोहल में। प्राइमरी अल्कोहल का मतलब मैं बता दूं 1 डिग्री अल्कोहल बाय पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स। अब पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स में इसका नाम लिया गया है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का फॉर्मूला होता है LiAlH4, जिसे शॉर्ट फॉर्म में LaH कहते हैं, ठीक है।
वैसे एक और सबसे ज़रूरी इंफॉर्मेशन है, इसको VVVVVIMP कर लो, क्योंकि जैसे ही लोगों के दिमाग में ये बात आती है कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के नाम पर उन लोगों के दिमाग में दो नाम आते हैं। एक आता है ये LiAlH4 और दूसरा नाम उनके दिमाग में आता है NaBH4, क्योंकि दोनों ही बहुत पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। लेकिन याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है जो अच्छा हुआ तुम्हारी टेक्स्ट बुक वाले ने दे के रखा। ये तो इस टाइप के एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे पूछे जाते हैं इनसे सवाल। मैंने क्या कहा, लोगों के दिमाग में तुरंत आता है ख्याल कि अच्छा है NaBH4 भी होगा, बट ध्यान रखना NaBH4 कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है, वो रिड्यूस करने की क्षमता नहीं रखता। और मैंने जो तुमको ये बताया कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स चाहिए, क्यों चाहिए, क्या ये बात समझ में आई है? देखो इसने भी लिखा है पावरफुल। अगर स्ट्रॉन्ग लोगे तो ही वो 1 डिग्री तक जाएगा, अगर कमज़ोर ले लोगे, माइल्ड ले लोगे, तो वो बीच की स्टेप में एल्डिहाइड पर ही रुक जाएगा, ठीक है। अच्छा, और आगे भी लिखा है उसने कि ज़रूरी नहीं है कि आप LaH लो, LaH के बदले आप वहाँ पे एक और रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हो जिसका नाम है डाइबोरेन, जिसका नाम है डाइबोरेन। डाइबोरेन का फॉर्मूला होता है B2H6, ठीक है, डाइबोरेन का फॉर्मूला होता है B2H6। लेकिन अगेन देखो उसने डाइबोरेन को लेके कितना प्यारा नोट लिखा है कि अगर तुमने डाइबोरेन यूज़ किया तो डाइबोरेन ईस्टर्स के लिए काम नहीं करेगा, NO2 अगर होगा तो उनके लिए काम नहीं करेगा, हेलोजन होगा तो उनके लिए काम नहीं करेगा। तो ये जो तुम्हारे 2 पॉइंट्स है ना, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये नोट्स में लिखना और इनको जपना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे मुझे नहीं लगता कि कोई थ्योरी क्वेश्चन क्रिएट होगा, इससे डायरेक्टली इस टाइप के क्वेश्चंस क्रिएट होंगे। इसमें करना क्या है, हम लोगों को कुछ नहीं करना है। देखो ये आपके पास एसिड है, इसमें LiAlH4 डाला इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर सॉल्वेंट है उस रिएक्शन को कैरिड आउट करवाने के लिए। आपको कुछ नहीं करना है, ये जो कार्बन के बाजू का O है, इस O को हटाओ, ठीक है, और H2 लाओ, ख़त्म हो गई बात। O को हटाओ, 2 O है ना, वो कार्बन के बाजू वाले O को हटाओ और H2 ला दो, बन गया आपका प्रोडक्ट। कल को अगर क्वेश्चन ऐसा होता C2H5COOH और लिखा होता कि LaH डाल रहे हैं, तुरंत O को हटाओ, H2 लाओ, तो क्या हो जाएगा C2H5CH2OH ऐसा। तो यहाँ पे हम लोगों के इस चैप्टर की मार्किंग ओवर होती है। और इसके पहले वो एसिडिक स्ट्रेंथ वाली एक मार्किंग है, उसका वीडियो अपन लोग कल करेंगे, उस बारे में डिस्कशन। बाकी तो देखो पूरा का पूरा चैप्टर मैंने डिस्कस कर लिया है। अब जो आज मैंने पढ़ाया उसके बेसिस पर एक बार एक्सरसाइज को देख लेते हैं, क्या वहाँ से कोई क्वेश्चन है क्या जो पूछा जा सकता है। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन है MCQ नंबर 5। अभी जो हमने ये पढ़ा कि डाइबोरेन डज नॉट रिड्यूस ईस्टर NO2X, इसी पे देखो क्वेश्चन है, डाइबोरेन किसको रिड्यूस करेगा? नाइट्रो मतलब NO2, इसको वो नहीं करता। हेलो मतलब हेलोजेंस, इसको वो नहीं करता। ईस्टर को नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ किसको करता है? एसिड को करता है। तो अभी जो तुम लोगों ने पढ़ा ये उसी की एक MCQ था यहाँ पे, जो कि हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। और ऐसा कुछ जो नीचे आप लोगों को दिख रहा है नहीं, देखो और तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा, नहीं नहीं, बाकी तो मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो जितना भी हमने आज पढ़ा उसके बेसिस से मार्किंग ख़त्म होती है। अब हो सकता है ऐसे कुछ क्वेश्चंस होंगे एक्सरसाइज के जो मार्किंग के दौरान कवर नहीं हुए। वैसे तो मैं मैक्सिमम कवर कर देती हूँ, ऐसे कई होंगे जो कवर नहीं हुए। तो तुम्हारा आज का होमवर्क है वो अनकवर्ड क्वेश्चन जितने भी बाकी रह गए वो सारे के सारे तुम्हारे नोट्स कॉपी में होने चाहिए, ठीक है। तो आज की मार्किंग प्लस जितने अनकवर्ड क्वेश्चंस हैं उनकी नोट्स मार्किंग अपनी कॉपी में लिखना, ये तुम्हारा आज का काम रहेगा। और ये जो एक एसिडिक स्ट्रेंथ वाला टॉपिक बाकी रह गया इसकी मार्किंग हम लोग कल करेंगे, ठीक है। फिलहाल